बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्गी के लेक्चर्स की कड़ी में हम लोग पॉलीसाइफोनिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पहले लेक्चर में हमने जो पॉलीसाइफोनिया है उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी अक्रेंस, उसके थैलस का स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर और उसमें ग्रोथ किस प्रकार से होती है और उसमें कितने प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डाला था। अगले लेक्चर में हमने इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें किस प्रकार से मेल सेक्स ऑर्गन और मेल गैमेट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग स्पर्मेटियम कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग कार्पोगोनियम कहते हैं, और किस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बारे में बात की थी। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है ये फर्टिलाइजेशन के बाद किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें चेंजेस आते हैं जिसके द्वारा एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको हम लोग सिस्टोकार्प कहते हैं। हमने मुख्य रूप से इस पे बात करनी है। तो ये लेक्चर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन पॉलीसाइफोनिया। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें 3 प्रकार के थैलस का निर्माण होता है। पहला गैमेटोफाइट होता है, जिसमें मेल और फीमेल 2 प्रकार के प्लांट्स होते हैं, दोनों अलग अलग तरह के सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं देखने में, जबकि ये एक समान होते हैं, तो वो होते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट। नेक्स्ट, गैमेटोफिटिक प्लांट्स में मेल और फीमेल स्पर्मेटियम और कार्पोगोनियम का निर्माण होता है अलग अलग थैलस में, और उनके फ्यूजन से बनता है जाइगोट। जाइगोट से अब डिप्लॉयड फेज का जो है वो डिप्लॉयड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और जाइगोट के अंकुरन के बाद जो अवस्था आती है वो एक डिप्लॉयड थैलस की होती है। इसको हम लोग कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं, जिसके ऊपर कार्पोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है, और इन कार्पोस्पोरेंजिया के अंकुरन से फिर डिप्लॉयड थैलस का निर्माण होगा, जिसको टेट्रास्पोरोफाइट कहा जाता है। ये सब याद करने वाली बातें हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जनांग है, उसमें परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ये किस प्रकार से होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्टीरियर स्टेराइल फिलामेंट या जो पार्श्व बंध प्रारंभिक है, और जो बेसल स्टेराइल इनिशियल है, जिसको हम लोग आधारी बंध प्रारंभिक भी कहते हैं, उनका विभाजन होता है, जिसकी तरह से 2 से 3 सेल की लंबी कोशिका तंतु या फिलामेंट का निर्माण होता है। ये जो ये फिलामेंट्स बनती है, ये लेटरल फिलामेंट भी बनती है और बेसल वाले से भी फिलामेंट का निर्माण होता है। और ये जो स्टेराइल फिलामेंट्स होती हैं, इनका जो मुख्य काम होता है ये न्यूट्रिटिव होती है, मतलब भोजन प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। अब जो सपोर्टिंग सेल है, जो जिसका मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसमें एक सपोर्टिंग सेल का निर्माण होता है, वो एक ऑक्सिलरी सेल या एक सहायक कोशिका का निर्माण करती है। अभी मैं आपको चित्र भी बताऊंगी। तो सपोर्टिंग सेल जो है वो ऑक्सिलरी सेल का निर्माण करती है अपने ऊपर की तरफ, और इसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो कार्पोगोनियम के काफ़ी पास में होता है। अब क्या होता है, जो सहायक कोशिका है वो ऊपर की तरफ बनी है, और उस कोशिका का और कार्पोगोनियम के बीच में एक ट्यूबुलर कनेक्शन का निर्माण हो जाता है मतलब दोनों बीच में एक ट्यूब से जुड़ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो जाइगोट होता है उसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है कार्पोगोनियम का, वो डिवाइड करके माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसकी वजह से 2 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण होता है, और इनमें से एक डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो उस ट्यूब में से निकलकर और ऑक्सिलरी सेल के अंदर आ जाती है। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस और जो पहले हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑक्सिलरी सेल का था वो डीजनरेट कर जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सिलरी सेल है उसके अंदर अब एक डिप्लॉयड
कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब हम इतना मैंने आपको बता दिया, इसको फिर से समझ लीजिए एक बार कि जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज स्टार्ट होगी तो जो लेटरल फिलामेंट और बेसल फिलामेंट है ये डिवाइड करके छोटी सी फिलामेंट्स का निर्माण करती हैं सॉरी। और जो स्टेराइल फिलामेंट्स जो है मैंने बताया कि न्यूट्रिटिव है। जो सपोर्टिंग सेल है वो एक ऑक्सिलरी सेल का निर्माण करती है डिवीजन के द्वारा अपने ऊपर की सतह पर, और ये ऑक्सिलरी सेल और जो कार्पोगोनियम है इसके बीच में एक ट्यूब से कनेक्शन हो जाता है। अब क्या होता है कि जो कार्पोगोनियम में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है, माइटोटिकली 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं डिप्लॉयड। उनमें से एक न्यूक्लियस जो है वो अब जो सहायक कोशिका या ऑक्सिलरी सेल है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके अंदर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था वो डीजनरेट कर जाता है। अब आगे क्या होता है तो कार्पोगोनियल ब्रांच होती है वो अब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और इसी के साथ साथ जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो इसके आसपास एक सपोर्टिंग सेल एक एनवलप का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। जो ऑक्सिलरी सेल थी जिसमें अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें से बहुत सारे इनिशियल्स का निर्माण होता है और इन इनिशियल्स को गोनिमोब्लास्ट कहा जाता है। ऑक्सिलरी सेल का जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड कर जाता है और माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद प्रत्येक जो डॉटर न्यूक्लियस है वो गोनिमोब्लास्ट के अंदर चले जाता है। इस प्रकार से कई सारे गोनिमोब्लास्ट का निर्माण हो जाता है। इनिशियल होता है जिसके अंदर एक एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा और प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट जो है वो डिवाइड करता है, कई बार रीडिवाइड करता है और एक छोटी सी गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का निर्माण करता है जिसके प्रत्येक कोशिका के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। और ये गोनिमोब्लास्ट की जो फिलामेंट बन जाती है इसका जो सबसे शीर्ष वाली कोशिका होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है और नाक की शेप की हो जाती है और इसको हम लोग कार्पोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कई सारे कार्पोस्पोरेंजियम बन जाएंगे और प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर एक एक डिप्लॉयड या द्विगुणित न्यूक्लियस होगा और इसको हम लोग कार्पोस्पोर्स कहेंगे। तो ये कार्पोस्पोरोफाइट है, देख लीजिए। अभी इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझते हैं। इसी के साथ साथ जो सपोर्टिंग सेल थे, जो ऑक्सिलरी सेल है, जो कार्पोगोनियल की फिलामेंट है और जो स्टेराइल फिलामेंट्स हैं ये सब फ्यूज़ कर जाती हैं और फ्यूज़ करके एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली प्लेसेंटल सेल का निर्माण करती हैं। तो अब हम आते हैं जो सेकंड, अब इसका जो दूसरा इंडिविजुअल प्लांट जो बनके तैयार हो गया जिसको हम लोग कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। तो ये हमें एक कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो नज़र आ रहा है। ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में दूसरा इंडिविजुअल होता है। इसको कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं या इसको कई बार सिस्टोकार्प भी कहा जाता है। तो इसके सिस्टोकार्प का कैसे बना इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपको सिस्टोकार्प का या कार्पोस्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको समझाते हैं। तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है कार्पोस्पोरोफाइट का उसके अंदर गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स होते हैं, कार्पोस्पोरेंजिया होते हैं, कार्पोस्पोर्स होते हैं और जो प्लेसेंटल सेल्स होते हैं और ये सारा कुछ जो है वो एनवलप के द्वारा घिरा हुआ होता है और ये एक अर्न शेप या मटके की शेप वाली संरचना बन जाती है जिसको हम लोग सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। जो सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट की जो भित्ति होती है इसको पेरिकार्प कहते हैं और इसके ऊपर एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को ओस्टियोल कहा जाता है। जो सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट है मैंने आपको बताया कि ये सेकंड इंडिविजुअल है, सेकंड प्लांट है इसकी पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में और ये पूरी तरह से स्वतंत्र प्लांट नहीं है, ये फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट है। ये कार्पोस्पोरोफाइट्स जो है ये ओस्टियोल से लिबरेट हो जाते हैं और पानी की तरंगों के साथ बहते हैं और इसके जर्मिनेशन से उसके बाद नेक्स्ट प्लांट का निर्माण होता है जिसको हम लोग टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टेट्रास्पोरोफाइट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने पोस्ट
फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो हैं वो पॉलीसाइफोनिया के हमने स्टडी किए हैं कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसके कार्पोगोनियम में क्या क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से सिस्टोकार्प का या कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ये कार्पोस्पोरोफाइट, इसमें आप देख लीजिए, ये कार्पोस्पोरोफाइट है जो एक इसका सेकेंड इंडिविजुअल है जो कि गेमेटोफाइट के ऊपर आश्रित है। इसको हम लोग सिस्टोकार्प भी कहते हैं। इसकी जो भित्ति होती है इसको पेरिकार्प कहा जाता है और इसके अंदर जो बीजाणु हैं या कार्पोस्पोर्स हैं वो इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें जो सिस्टोकार्प है या कार्पोस्पोरोफाइट है वो फीमेल गेमेटोफिटिक थैलस के ऊपर लगा हुआ इस प्रकार से नजर आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो इसका तीसरे प्रकार का थैलस है जिसको हम लोग टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और इसकी जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।